गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ रहे थे ना। यस सर। और रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था, है। रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाली एक्सेस से कितना होता है? 1/3 ml²। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन ml²/12। ml²/12। और एक एंड से पास होने वाली लाइन पे सर ml²/3। ml²/3। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो सीख लिए थे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। अगर कोई रॉड ये है, बहुत अच्छा, इसको बाद में फार्मूला बना लोगे। ये क्वेश्चन है लेकिन फार्मूला बना लोगे। इस रॉड का मास m है, मास रॉड का m है और लेंथ l है, और एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, ये एंगल थीटा है। ऐसे रोटेट कर रही है भाई। अभी तो तुमने ऐसे रोटेट करा के पढ़ा था, या तो ऐसे रोटेट कर रही थी या ऐसे रोटेट कर रही थी। अभी एक्सेस ऑफ रोटेशन ये, और रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बेटा एक चीज मैं बोल दूं, मैं देखता हूं हर क्लास में वेरी करती रहती है अटेंडेंस। बेटा जो लोग एक भी क्लास मिस करेंगे, फिजिक्स है, आगे नहीं समझ में आएगी। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर करना है तो कंटिन्यू करो, वरना नहीं समझ में आएगी। बेटा जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे उनको ये नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज बच्चों, रिक्वेस्ट है मेरी, बताओ इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं बताऊं हर्ष? यस सर। है ना। देखो कैसे निकालते थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का। तो हम लोगों ने अभी वो फार्मूले सब याद रखो, डायरेक्ट यूज करोगे ml²/12 ml²/3। बार बार प्रूफ नहीं करना है। अब देखो इसका, इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आए तो देखो बेटा, हमने कहा था रॉड में एक एलिमेंट कट करो। तो रॉड में हम गए और यहां एक एलिमेंट कट किया। मान लो इस एलिमेंट की लेंथ dl, यहां से x डिस्टेंस पर गए। अब देखो यहां पर दिमाग लगाना था। अगर इस एलिमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो di बराबर आप क्या लिखोगे? dm, इस एलिमेंट का मास इंटू r²। लिखोगे ना? यस सर। r बेटा क्या होगा यार? r ये x होगा क्या? यस सर। यस सर। या माही फटाफट बताओ, r ये x होगा। नंदिनी बेटा यस सर। सर आर शॉर्टेस्ट पोजीशन होगी ना? x होगा। नो सर। क्या होगा फिर? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा बिल्कुल यहां पर देखो, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये आया ना। यस सर। और ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर तुम लिखो साइन थीटा, इसको तुम अगर आर मान लो, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? परपेंडिकुलर r/x। तो आर बराबर क्या आ गया? x sin थीटा। हाँ। और बेटा डीएम क्या आएगा? तो डीएम को निकालना सीखा था, मास पर यूनिट लेंथ निकाला, और उसमें इस एलिमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ना डीएम। यस सर। ये वैल्यूज यहां रखो, तो डीआई बराबर आएगा डीएम m/l इंटू dx, और आर की जगह क्या आ जाएगा? x साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि m/l और साइन थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, भाई साइन थीटा तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट द रॉड, तो ये बाहर आ गया।
वेरिएबल क्या है? एक्स। हर पॉइंट का एक्स अलग अलग है, तो हम इंटीग्रेट किसको करेंगे? एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ना हम लोग। Yes, sir. और कहां से कहां तक? 0 से टोटल लेंथ क्या है? एल। Sir, x square होगा ना? एक्स स्क्वायर होगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से एल। तो क्या आ जाएगा? m/l साइन स्क्वायर थीटा x³/3, और फिर लिख दोगे 0 से l, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा l³/3 माइनस 0, l से l कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर आया 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया या नहीं बोलो, कोई डाउट हो तुरंत बताओ। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तुरंत बताओ। बोलो बच्चों। Sir, आ गया। नहीं भाई, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। जानवी, ईशान्या बेटा, यस आ गया। यसी 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 बेटा, Yes, sir. आ गया. चलो नोट करो फटाक से। अब ये फार्मूले याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगे। रॉड का सेंटर ऑफ मास से ml²/12, इंड से ml²/3। अगर रॉड कोई एंगल बना रहा है तो ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। नोट कर लिया? तो 1 मिनट बस. सर 1 मिनट। यस नोटेड। नोटेड। चलो अब देखो बेटा, अब लिखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना। लैमिना पतली से कोई प्लेट है बेटा, इसका डेरिवेशन दें या शॉर्टकट बताएं? सर शॉर्टकट। शॉर्टकट। देखो, अगर कोई लैमिना बेटा ये दिया, ध्यान से सुनना, इसकी ये लेंथ A है और ये लेंथ B है। अब ये फार्मूले याद ही करने हैं आपको, लेकिन समझ लो तो मजा आएगी। अगर तुमसे कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन या एक्सेल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सर ऊपर वाला सर दिखाई थोड़ा नहीं दे नीचे रहा लिख है. दीजिए। अच्छा हम बोल दे रहे बेटा, लिखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सेस के अबाउट बताना है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो। तो देखो बेटा, वो दो एक्सिस हो सकती थी, ध्यान से सुनना। एक एक्सिस तो ये हो सकती थी कि लाइन ऐसे आ जाए, यस सर। और एक एक्सिस ऐसे बन सकती है। यस सर। अभी डायगोनल वाला आगे बताऊंगा, डायगोनल वाला भी सिखाऊंगा बेटा। अभी इस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है कि ये लाइन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब ध्यान से सुनो, शॉर्टकट बता रहा हूं, मजा आ जाएगी तुम लोगों को। अगर तुम ये देखो तो इस लैमिना को तुम ये वाले रॉड का कॉम्बिनेशन मान सकते हो, इन रॉड का कॉम्बिनेशन मान सकते हो? बोलो, ये मान सकते यस हैं? सर। लैमिना में तमाम सारे ऐसे रॉड लगे हैं, यस सर। और रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या था फार्मूला? ml²/12। बिल्कुल, ml²/12। 12. रॉड की टोटल लंबाई थी, तो यहां पर ये वाला जो रॉड तुमने लिया, इस रॉड की टोटल लंबाई क्या है? A. ए। तो यानी कि इस लाइन के अबाउट क्या तुम्हारा आ जाएगा? m। अगर इसका मास m हो तो क्या आ जाएगा? और m की जगह आ जाएगा a, ml²/12 आ जाएगा कि नहीं?
Yes, sir. है शॉर्टकट? एक लाइन में हो गया कि हम लैमिना को मान लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड है ये, Yes, sir. है ना? कोई डाउट बच्चों तुरंत बताओ, हम इसका ये फार्मूला प्रूव भी कर सकते हैं हम, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आपको प्रूविंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात क्लियर? Yes, sir. Clear. अच्छा, Yes, अब sir. बताना बेटा, अगर हम इस एक्सेस के अबाउट कहते हैं, इस एक्सेस के अबाउट कहते हैं, तब क्या आता? सर MB स्क्वायर MB square by 12. अब इसमें जो रॉड बनता उसकी लंबाई b हो जाती। Yes, sir. तो अभी इस केस में ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mv स्क्वायर बाय 12 हो जाता है ना? Yes, sir. नोट करो, फटाक से नोट करो बेटा। सर हाँ बेटा, सर ये सेकंड वाला केस फिर से समझा दीजिए। भाई अगर एक्सिस ये होती है ना सेंटर यस ऑफ, सर। तो अगर तुम देखो तो इसमें रॉड ऐसे, ये अगर एक्सिस है तो तुम ये यस वाला सर। कैसे मान सकते हो ना इसमें? यस सर। तो इसकी लंबाई b है, तो ये वाला एक रॉड की लंबाई b हो जाएगी ना इसमें। यस सर। तो ml स्क्वायर 12 और l कितने ओके में? सर। ओके सर। हाँ, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे और भी कुछ फार्मूला लिख लो, ये तुम्हें याद करने बेटा, है ना? याद करने। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ स्टैंडर्ड बॉडी है जो न्यूमेरिकल में आपसे हमेशा यूज होंगी। तो आप लिखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज about an axis passing through center of mass So moment of inertia के बाद of different bodies about an axis passing through center of mass। ठीक, अब मैं लिखता जा रहा हूं। सबसे पहला केस हम लिखते हैं रिंग। अगर रिंग ऐसी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, yes, और रिंग का रेडियस है r, तो इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से देखो ये लाइन पास हो रही है, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, ऐसे है रिंग, ठीक है? तो इसमें I बराबर होगा mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। रिंग का ये केस है। yes, अब दूसरा केस लिखो डिस्क। डिस्क है बेटा ऐसे, ये पूरा के पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूट है और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क की है, इसका रेडियस r है, तो डिस्क का होता है 1/2 mr स्क्वायर। डिस्क का है 1/2 mr स्क्वायर। लिख दिया? yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखो बेटा, हम कहते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर में दो केस बनेंगे, एक बनेगा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, अब देखिए बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, पहले ऐसे देखो। सॉलिड सिलेंडर ये है, ये पूरा सॉलिड है, लाइक ए मार्कर। मार्कर क्या है? सिलेंड्रिकल है, और इस एक्सेस इसके सेंटर ऑफ मास, तो जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास होगा तो यहां से पास होगा, इसके सेंटर से इस एक्सेस के अबाउट, ये है रोटेशनल एक्सेस सिलेंडर का। अभी तो बेटा ये मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं, ये तुम्हें याद होना है, बाकी अभी मैं तमाम इन केसेस को ही 2-3 दिन पढ़ना है। अभी अगर सिलेंडर ये दिया है, ये सिलेंडर है और एक्सिस ये है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
बेटा अगर सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से देखो, अगर सॉलिड सिलेंडर को तुम ऐसे पचका दो तो वो डिस्क बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि सॉलिड सिलेंडर को हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर। इस एक्सेस के अबाउट होगा हाफ mr स्क्वायर। सर मतलब डिस्क के इक्वल होगा। हाँ, डिस्क के इक्वल होगा, ओके सर। क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क। अगर Okay, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है, उसके ऊपर तुम 100 डिस्क रख दो, और अगर एक्सिस वही है तो सबका हाफ mr स्क्वायर रहेगा। ओके सर। बस लेकिन मास क्या होगा, मास वो 100 डिस्क का आ जाएगा। यस सर। हाँ, मास अलग अलग हो जाएगा, यहाँ मास m, इस सिलेंडर का मास है, इस डिस्क का मास नहीं है बेटा। यस सर, अंडरस्टूड। अगर हॉलो है तो रिंग के बराबर होगा। तो रिंग के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे। हाँ, हॉलो को हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग मान सकते हैं। हॉलो को हम लोग क्या मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे। नोटेड। Yes, sir. Sir, please wait. अगर स्फीयर है, स्फीयर, बस इतने ही याद करते हैं। स्फीयर बेसिकली सॉलिड को बोलते हैं हम लोग, सॉलिड को ही बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड शब्द है, लगा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा है उसने स्फीयर लिखा है तो आप सॉलिड मान के चलोगे। तो स्फीयर में बेटा ये एक्सेस है, स्फीयर तो गोल है, चाहे एक्सेस इधर से लो चाहे इधर से लो, सेंटर से पास होनी चाहिए, और इसका रेडियस अगर r है तो बेटा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर को बेटा कई किताबों में लिख दिया है स्फेरिकल सेल। क्या लिखेगा उसे, स्फेरिकल सेल, या इसी को लिखेगा हॉलो स्फीयर। इसका होता है बेटा आई इसी एक्सेस के अबाउट 2/3 mr स्क्वायर। ये 5 फार्मूले याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 फार्मूले याद होंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो, यस सर, नोटेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किताबों में नहीं दिया है। वो बेसिकली एम्स आईआईटी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। कहां यूज करेंगे उस फार्मूले के बाद हम लिखा देंगे। तो आप लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। देखो स्कूल लेवल पर ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, और स्कूल लेवल पर ये 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन इसको पढ़ने में हम लोगों को यहाँ 10 दिन से कम नहीं लगेगा बेटा। तो क्या हेडिंग डालनी है? हाँ बेटा, तो क्या हेडिंग डालनी है?
concept of concept of reduced mass, reduce concept of reduced mass. okay sir. हाँ. देखो बच्चों, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम तुम्हें समझाते हैं, फिर आप देखना। जैसे हम कहें कि 2 पॉइंट मास है, एक M1 है, समझ लो, बाद में नोट करना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो इसको, बहुत बड़ा ये बड़ा न्यूमेरिकल, ये पूरा न्यूमेरिकल आया था। एक ये मास M1 है और एक ये मास M2 है। इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से जाता है। सेंटर ऑफ मास के पास होने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। ये सेंटर ऑफ मास, ये लाइन कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। और कहा था M1 की यहां से डिस्टेंस, मतलब M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी कि R है। उसने कहा था, जैसे हम बताएं इसका यूज कहा होगा, जैसे कहेगा हाइड्रोजन एटम H2, तो एक H और एक H, दोनों H के कहेगा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई इन जनरल तो हम लोगों ने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाला 2 पॉइंट मास का, तो हमने क्या लिखा? M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। यस सर। लेकिन क्वेश्चन में R1 R2 नहीं दे रखा है। हम मान लेते हैं कि अगर ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है, ये हमने एज्यूम किया, तो आप अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते तो I बराबर लिखते M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2। ध्यान से सुनना, वो यही कहेगा कि हाइड्रोजन एटम में दोनों एटम के बीच की दूरी इतनी है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हमने ये माना, तो ये बात समझ में आ गई? सर ये क्वेश्चन आया था अभी टेस्ट में। ये टेस्ट में आया था? यस सर, ऐसी का। सर इसी टाइप का था। यस सर, इसी टाइप का था। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया था। अच्छा, चलो अभी देखते हैं बेटा, इसको डिस्कस कर लें, फिर बताना तुम्हें आएगा वो क्वेश्चन की नहीं आएगा। देखो कितने आसानी से आएगा। M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो भाई, R1 प्लस R2 को हम R लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 को हम R लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलो ये बात क्लियर हो गई सबको। अब देखो, अगर एक चीज और है बेटा, अगर हम ये सेंटर ऑफ मास है और इसे ओरिजिन मान लें, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 और RCM का फार्मूला आप लोग क्या लिखते हो? MR। ये रफ, हाँ रफ बता रहा हूँ, रफ। RCM का फार्मूला आप लोग लिखते हो M1R1। तो ये R1 अगर ये ओरिजिन है तो R1 तो निगेटिव हो गया, यस प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बोलो। यस सर। और RCM आप कह रहे हो ओरिजिन से जा रहा तो ये 0 हो गया ना? यस इसके कोऑर्डिनेट तो 0 है ना? यस। तो RCM अगर हम 0 लिखते हैं इस लाइन से, RCM की दूरी 0 है कि नहीं है? है ना 0? वो तो सेंटर ऑफ मास पे ही है ना लाइन। यस सर। तो हम लोग एक चीज ये लिख सकते हैं ना, ये भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि M1R1 बराबर M2R2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। बोलो बच्चों। RCM को 0 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो M1R1 बराबर M2R2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि R जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
बोलोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं कि आर जो होता है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है ना। यस सर। सब लोगों को ध्यान है ना, पढ़ा था हम लोगों ने कि जिधर है ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट होगा। यस सर। यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना बेटा m इंटू आर बराबर कांस्टेंट। यस सर। तो m1 r1 बराबर m2 r2 नहीं लिख सकते। यस सर। बॉयल्स लॉ में यही तो करते हो ना, p1 v1 बराबर p2 v2, क्योंकि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल v है, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर। हाँ बेटा ये बात क्लियर हुई जानवी? क्लियर है ना। m1 r1 बराबर m2 r2। अब ध्यान से सुनो, अगर हमें r2 निकालना हो यहां से तो r2 बराबर क्या आएगा? m1 अपॉन m2 इंटू r1। r2 की वैल्यू यहां रखो, r2 की वैल्यू उठाई और यहां रख दी, तो क्या आएगा? r1 नीचे लिखे, दिखता नहीं, r1 प्लस m1 बाई m2 इंटू r1 बराबर r। m2 एलसीएम लो तो यहां आ जाएगा, r1 कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा m2, यहां आ जाएगा m1 इक्वल टू r। तो यानी कि r1 बराबर आया m2 अपॉन m1 प्लस m2 r। आया या नहीं पहले बताओ? नहीं। यस सर। ईशान्या बेटा आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर आ गया। सबको आ गया? यस सर। यस अब सर। देखो, हाँ r1 बराबर आया m2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा इसी तरीके से अगर यहां से तुम r1 की वैल्यू निकालते तो r1 बराबर आता है m2 अपॉन m1 इंटू r2, यस सर। और r1 की वैल्यू अगर यहां लिख दे तो r2 निकल आएगा। यस सर। तो बेटा r2 की वैल्यू r1 में बस इतना याद रखो, r1 में m2 ऊपर है और r2 में क्या होता? r2 में m1 ऊपर होता। कोई दिक्कत यहां पर बताओ? पहले इन दोनों लाइन में बेटा समझ लो। देखो एक अभी हम सामने हैं तो समझ लो, बाद में फिर दिक्कत होगी। अभी बताओ यहां से यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। सबको क्लियर है? अब बस अपना काम हो गया, बस अब अपना 2 लाइन का क्वेश्चन बचा। ये r1 r2 की वैल्यू यहां रख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। r1 की वैल्यू यहां रखो तो आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r का होल स्क्वायर प्लस m2 r2 की वैल्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 हाँ r2 ये m1 अपॉन m1 प्लस m2 टू आर स्क्वायर इंटू r का होल स्क्वायर, यही आएगा ना? यस सर। यस अब सर। बताओ इसमें कॉमन क्या है दोनों में? सर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 और भी कुछ कॉमन है बेटा? देखो आर। r स्क्वायर, m1 प्लस m2 r स्क्वायर कॉमन है और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना हम लोग। यस सर। सर r बाय m1 m2 है ना? यस सर। ये भी तो कॉमन है। यस यस। अब यहाँ क्या बचेगा? m2 का स्क्वायर है ना, m2 बचेगा m2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? m1 का स्क्वायर है तो m1 बचेगा। m1 का स्क्वायर m1 बचेगा ना, m1 तो कॉमन ले लिया ना, m1 m2। यस यस सर m1 बचेगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से कट गया ना। यस सर। तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? I बराबर आया m1 m2। ये फार्मूला याद होना चाहिए जवान पे एकदम, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। अब देखो बच्चों,
रुकना भी, हम अभी टाइम दे रहे हैं लिखने के लिए। अगर m1 की वैल्यू 1 kg लेते और m2 की वैल्यू 2 kg लेते तो यहाँ टोटल मास कितना होता? 3 kg. 3 kg। 3 kg. अगर तुम इसको कंपेयर करो I बराबर, ये रफ वर्क है, I बराबर कैपिटल mr स्क्वायर या म्यू आर स्क्वायर। म्यू हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मास इन दोनों का। Yes, sir. अगर हम इन दोनों m1 m2 का इफेक्टिव मास हम म्यू मान ले तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने कहा कि ये जो टर्म आया इसको अगर तुम कंपेयर करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फार्मूले से, तो बेसिक फार्मूला आप क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी तक का बेसिक फार्मूला आपने कैपिटल एम आर स्क्वायर लिखा। यस सर। कैपिटल एम क्या होता था? बॉडी का मास। यस सर। तो अगर हम इस सिस्टम का मास कैपिटल एम मान लें तो कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है अगर कंपेयर करें? M1 plus M2. m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको इससे कंपेयर करो ना, क्योंकि फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया ना भाई। इसको सॉल्व करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया कि नहीं आया बताओ? यस Yes, सर आया। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। Sir, your mic is off. Sir, your voice is not coming. सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। Sir, your voice is not coming. सिंगल मास को मान ले कैपिटल एम तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर लिखते हैं। सर आपका माइक ऑफ हो रहा है बार बार। Sir, सर आवाज आपका नहीं। माइक ऑफ। हाँ चलो अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। तो फिर से बता दे, बीच का कट गया था, आवाज सर आगे आपकी चली। ऑडियो म्यूट हो गई थी आपकी। आवाज नहीं आ रही बच्चों? सर अब आ रही है, थोड़ी देर पहले भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। अब आ रही है ना? यस सर अब आ रही है। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो पहले समझो बेटा, इस पे थोड़ा सा तकलीफ होगी लेकिन समझो। तुमने इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट निकाला जो सेंटर ऑफ मास से जा रही, तो फार्मूला क्या है? m1 m2 by r स्क्वायर। यस सर। सही आया ना? यस सर। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें I इज इक्वल टू, इसको लिख दें म्यू, ये जो वैल्यू है इसको लिख दें म्यू आर स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू हम कहते हैं m1 m2 है, ऐसे समझो। अच्छा, म्यू की वैल्यू हम कहते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। चलो ऐसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. हाँ अच्छा, ये जो म्यू है इसके बारे में जरा ध्यान दो। अगर m1 1 kg होता और m2 2 kg होता तो म्यू की वैल्यू कितनी आती? 3. म्यू की वैल्यू 2 upon 1/3। और अगर हम कहते हैं कि उसका टोटल मास बताओ तो क्या होता? 1 kg और 2 kg मिला करके 3 kg। 3 kg. यानी कि एक्चुअल मास था 3 kg, लेकिन इफेक्टिव मास तुम्हारे लिए कितना आया? 1/3 kg आया। इफेक्टिव मास Sir, 2/3 आएगा ना? हाँ 2/3 kg आया ना इफेक्टिव मास। ये वैल्यू कितनी आई? सर m1 प्लस m2 तो 3 आएगा और m1 इंटू m2 2 आएगा। तो 2/3 आएगी ना ये। यस सर। Yes, sir. और टोटल मास कितना था? 3। यानी कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करके आए तो हमको इफेक्टिव मास मिला 2/3, जबकि था कितना? 3। 3। इसका मतलब मास रिड्यूस हो गया ना। यस सर रिड्यूस हो गया।
इफेक्टिव मास रिड्यूस हो गया ना उसका। यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा। यस सर, रिड्यूस हो गया। हाँ, तो इस मास को बेटा हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। अब बेटा इतना तुम्हें जिंदगी में कहीं करने की जरूरत नहीं, ना तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा ना कहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन ये दिया हो कि 2 पॉइंट मास m1 m2 r दूरी पे रखे हैं, उनके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो ये फार्मूला है Yes. m1 m2 m1 plus m2 r स्क्वायर, और m1 m2 को हम कहते हैं m1 m2 अपॉन m1 plus m2 को कहते हैं रिड्यूस मास। और ये मास रिड्यूस होके गया कहां? भाई आप तो समझ कहते हो ना मास कभी लॉस नहीं होता है। Yes sir. ये मास चला गया रिड्यूस होके उसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। ये मास किसमें कन्वर्ट होगा? मास और एनर्जी का कंजर्वेशन तो है, आइंस्टीन ने बताया है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये मास रिड्यूस हुआ। बहुत अच्छे बच्चों की तरह नॉलेज रखो बेटा। ये मास रिड्यूस होके गया कहां? उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। Yes. हाँ, तो आपको ये डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं। आप चाहो तो ना नोट करो, आप ये डायग्राम बनाओ और ये फार्मूला नोट करो, यही काम आएगा। हाँ, क्लियर है? हाँ, Yes फटाक sir. से नोट Clear. करो। क्या? Yes sir. Clear. Yes, sir, clear. अब देखो बच्चों, अब वो हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन अगर दिया हो और हम दिखा दें कहां कहां यूज होगा, जैसे वो कह दिया तुमसे, तुम्हें किताबों में भी मिल जाएगा बेटा। प्रीवियस ईयर आईआईटी वगैरह के क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे, एम्स देखोगे मिलेगा। वो ये बोलेगा कि एक H और एक H, इनके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन पर मूवमेंट ऑफ इनर्जी बताओ। तो इस हाइड्रोजन एटम का मास, इस हाइड्रोजन एटम का मास दिया होगा और R दी होगी। फटाक से क्या फार्मूला लिखोगे? m1 m2 mh mh अपॉन m1 प्लस m2 mh प्लस mh r स्क्वायर, यानी कि यहां आ जाएगा m/2। आ जाएगा कि नहीं? ये रिड्यूस मास है। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ना हम लोग। Yes. तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगा। अगर ये दिया हो, अच्छा हम ये भी तो मानते हैं ना केमिस्ट्री में कि एटम जो है ना, जो कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है। Yes. और वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स किसके सिमिलर होता है? स्प्रिंग की तरह। हम ये मानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, इनके बीच में स्प्रिंग की तरह कनेक्शन होता है कि इनको अगर खींचो तो इनकी लंबाई बढ़ती है। किसी भी रॉड को खींचो लंबाई बढ़ती है ना। Yes. Yes, sir. तो बेटा अगर वो हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन या N2 कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे निकलेगा इस फार्मूले से। अगर वो कहे कि 2 मास हैं और M और M या M1 M2 और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, हम कहें इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट बताओ, तो भी यही फार्मूला यूज करोगे। मेनली 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक स्प्रिंग वाला और एक ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन N2H2O2। समझ रहे हैं ना? Yes. कहां कहां यूज होना है ये जरूर है। फार्मूला ये है, यूज इन 2 तरह के क्वेश्चन में होंगे। बोलो बेटा। हाँ, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। दिया No, sir, no doubt. है ना? कहां यूज, आपको केवल इतना याद रखना, अब जो टेस्ट में क्वेश्चन आया तो उसको करना जाके घर पे, वो फटाक से आएगा क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ इनर्जी और फटाक से लिखोगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। छोटा सा फार्मूला एक बताया ना याद करने वाला, बोलो।
Yes, sir. अब लिखो बेटा रेडियस ऑफ जाइरेशन। So radius of जाइरेशन, रेडियस ऑफ GYRATION, जाइरेशन GYRATION। ये तुम्हारे स्कूल में भी खुद पूछा जाएगा, ये कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, स्कूल में पूछा जाएगा। इसको समझ लो, आसान है। देखो जैसे हम कहें कि ये एक बॉडी है, इधर बताइए, ये एक बॉडी, अभी कोई बनाएगा नहीं, हम लिखाएंगे तब बनाएगा। ये अगर कोई बॉडी है तो ये तमाम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तमाम सारे इसमें पार्टिकल होंगे, बोलो। yes, Yes, और yes. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे भाई, R1 निकालोगे, R2 निकालोगे, R3 निकालोगे, R4 निकालोगे, R5, यही तो करोगे ना पहले, सारे पार्टिकल की दूरी निकालोगे और फिर Yes. इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, M1 M1 R1 plus M2 R2 plus हाँ, M3 R3. up to MN RN स्क्वायर। माही बोलो, Yes, sir. यही लिखेंगे ना हम लोग। Yes, sir. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, उसने कहा यार ये काम बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करें कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लें। इस बॉडी को हम पॉइंट मास में रिप्लेस कर लें। इस पूरी बॉडी को हम किसमें रिप्लेस कर दें, Point पॉइंट मास। mass. पॉइंट मास में रिप्लेस करने का मतलब इस बॉडी का हम क्या निकाल लें, सेंटर ऑफ मास। Center of mass. एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह है, जहां थी वही है। इस बॉडी का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला और हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। बोलो, क्या बताया हमने कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो Yes, sir. उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। बोलो पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, Yes, sir. Yes. Yes. है ना। और अगर अब इस बॉडी का मास m होता, कैपिटल M, M1 प्लस M2 प्लस M3 सबका मास कैपिटल M होता, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां से k दूरी पर था तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये लिख सकते हैं कैपिटल M के स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं, बात क्लियर हो गई। तो अब डिफिनीशन लिख लो रेडियस ऑफ जाइरेशन की, लिखो लिखो इफ अ बॉडी इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस, इफ अ बॉडी इज रोटेट about an axis then perpendicular distance of center of mass of the body, center of mass of the body to the axis of rotation
to the axis of rotation is called radius of gyration. और बेटा के बराबर तुम्हारे लिए यहां से आ जाएगा √I/m। फटाक से नोट करो ये रेडियस ऑफ जायरेशन, यही स्कूल में पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है। Yes, sir, noted. अच्छा, दो चीजें सिखाई है बेटा। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, फटाक से बताओ। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, क्या वैल्यू है रिड्यूस्ड मास की? m1 m2 upon M1 m1 M2 upon M1 plus M1 square. कहां लेना है क्वेश्चन में रिड्यूस्ड मास? जब भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो पॉइंट मास के बीच में पूछा जाए, ठीक है ना? yes sir। दूसरी चीज, रेडियस ऑफ जाइलेशन क्या है, ये भी समझ में आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Axis of rotation. हाँ, अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन। कंपटीशन का क्वेश्चन बेटा बोलता है कि क्या हम रेडियस ऑफ जायरेशन को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल सकते हैं? अब ये तुम्हारे लिए नई वैल्यू आ गई रूट मीन स्क्वायर की, मालूम है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम, पहले ये समझ लो। रूट मीन स्क्वायर में टर्म बताऊं किसको कहते हैं। देखो, इसको कह रहा है रूट मीन स्क्वायर। तो हम क्या कहते हैं, इसको जरा पीछे से पढ़ो। स्क्वायर कुछ वैल्यू, जैसे हम कहें तो थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए सर, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए। आदमियों की लंबाई हर एक आदमी की L1 L2 L3 L4 L5 बता दे, और कहें उस लंबाई का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है सबकी लंबाई का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, और फिर उसका अंडर रूट ले लो। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है, या बेटा तू कहो तो सीधा स्टेटमेंट लिखा दे, हम प्रूफ ना करें, बोलो। यस सर, लिखवा दीजिए। yes आप सीधा लिखो कि नोट करके, स्कूल में मत लिख देना, नोट लिखो। रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फॉर सिमेट्रिक बॉडी। एक कंडीशन लगाई हमने, हमेशा रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस नहीं होगी, फॉर सिमेट्रिक बॉडी। देखो तुम्हें दिख भी जाएगा, एक मिनट में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो तुम्हें दिख भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आई तुमने ये बताया था ना, यस। आई की वैल्यू यहां रखो, तो के बराबर क्या आएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू MN RN स्क्वायर अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M क्या था, टोटल मास। तो टोटल मास को क्या लिख सकते हो, M1 प्लस M2 MN लिख सकते हैं कि नहीं? yes सबको समझ में आ गया? तो आई की वैल्यू यहां रख दो,
ये K की वैल्यू आ रही है। अब देखो सिमेट्रिक बॉडी का मतलब क्या हुआ कि सबके मास बराबर हो, जितने पार्टिकल थे सब मास बराबर हो, बॉडी चाहे जितनी दूर दूर रखे हो, लेकिन मास m1 का भी उतना ही हो, m2 का भी उतना ही हो, m3 का भी उतना ही हो, चाहे जितनी दूर दूर रखे हो। सिमेट्रिक बॉडी का मतलब तो यही हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखो अगर m1 m2 m3 सब बराबर हो जाए तो मान लो वो सब बराबर हो गए m हो गए, तो m यहाँ कॉमन आ जाएगा। Yes. Yes, sir. तो m अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अब 2rn स्क्वायर, और नीचे भी m कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार, n बार। 1 को अगर n बार जोड़ दो तो क्या बन जाएगा n, 1 को 10 बार जोड़ो तो 10 बन जाता है। Yes, sir. Yes, sir. m से m कैंसिल। अब देखो तुमको खुद समझ में आ गया यार, ये वैल्यू क्या हो गई, इसको लिख सकते हो तुम r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अब 2rn स्क्वायर अपॉन n, लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. Take some. Yes, sir. अब देखो अब मैं समझाता हूं। अगर तुम 10 लोगों की लंबाई का मीन निकालते तो तुम क्या करते, L1 + L2 अप टू L10 10 की लंबाई जोड़ते और 10 से डिवाइड कर देते। Yes, sir. यही तो मीन निकालते हैं ना लंबाई का। Yes, Yes, sir. अच्छा लंबाई की स्क्वायर का मीन निकालते तो क्या करते, सारे की लंबाई का स्क्वायर करते और जोड़ करके 10 से डिवाइड कर देते। Yes, sir. The कर देते means ना। को. Yes, sir. तो यानी कि ये स्क्वायर का मीन वैल्यू है ना, ये 10 आदमी की लंबाई की स्क्वायर का मीन वैल्यू है कि नहीं। Yes, sir. अगर इस पे अंडर रूट लगा दो तो इसको रूट मीन स्क्वायर नहीं बोल सकते, Yes, sir. Both. Yes, sir. Yes, sir. यही तो लिखा है बेटा। Yes. रूट मीन स्क्वायर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर की मीन वैल्यू का अंडर रूट है। Yes, sir. तो हम k को आरएमएस वैल्यू बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। Yes. Yes, sir. कंडीशन ये है बस, इस कंडीशन हमेशा नहीं बोल सकते। कब बोल सकते हैं, जब m1 m2 m3 सब बराबर हो ना। Yes, sir. बताओ बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं। Yes, sir. Okay, sir. सबको अलीना Yes, sir. समझ में आई। Yes, sir. आज थोड़ी थोड़ी टफ चीजें बताई हैं बेटा, घर पे एक बार पढ़ो जरूर जाके। क्या बताया, एक तो बताया तुम्हें रिड्यूस्ड मास, एक बताया तुम्हें रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना। और रेडियस ऑफ जाइरेशन तो आसान था, रेडियस ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, लेकिन कब, जब बॉडी Symmetric हो. क्लियर है ना सबको। Yes. Yes, sir. Yes, चलो sir. बेटा आज थोड़ा टफ हो गया है, घर पे जाके पढ़ना। कल हम लोग पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल के लिए भी और कंपटीशन के लिए तो बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। वो भी टफ है थोड़ा, तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। Okay, sir. चलो Yes, कल sir. कोई मिस नहीं करेगा, वरना दोनों थ्योरम फिर समझ में नहीं आएंगी बेटा। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. Thank you, beta. sir. थैंक यू बेटा।